हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहां पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में सबसे पहले। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस आ रही हैं इंडिया की तरफ से जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि अब टैक्सेशन को लगने में लगभग 5 से 6 दिन का ही टाइम बाकी है। एंड बहुत सारा रायता यहाँ पे फैला हुआ है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बिटकॉइन की अपडेट के बारे में। तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं रेडी हो रहा है मैसिव ब्रेकआउट के लिए। कल मैंने आपको बताया था डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। ऑलमोस्ट लास्ट की 2 वीडियोस में आपको एक डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बताया रहा था, जिसका ऑलमोस्ट एक रिट्रेसमेंट अच्छा हुआ है। मार्केट ने टेस्टिंग अच्छी करी है और 45,000 का जिस लेवल का हम सभी को वेट था, मार्केट कहीं ना कहीं वहाँ पे जाकर हिट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो मे बी पॉसिबल है कि हम वापस 41,000 के आसपास आ जाए, जो कि एक अच्छा सपोर्ट दोबारा से काम यहाँ पे कर जाएगा और फिर हमें एक ब्रेकआउट अप साइड में देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 बार टेस्ट कर चुका है, तो हाईली चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हमें करता हुआ मिल जाए। अभी फिलहाल में अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्लाइन है, लेकिन हाँ फॉरवर्ड पोजीशन के अंदर है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस पूरे असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, यानी कि किसी भी केस में अगर 45,000 के ऊपर मार्केट ब्रेक कर जाता है तो आपको आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन का हाईएस्ट लेवल $62,000 तक यहाँ पे जाता हुआ भी मिल सकता है। फिलहाल में ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मैं कहूँगा कि अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो ब्रेकआउट का वेट करो, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद आपको थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ से ही लॉन्ग कर देते हो तो हो सकता है मार्केट ऐसे गिर जाए और आपका स्टॉप भी हिट यहाँ पे हो सकता है। बाकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं EMA रिबन की, क्योंकि उसके ऊपर अगर प्राइसेस आगे होंगे तो थोड़ा बेटर तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा। और जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं ऑलरेडी EMA रिबन के ऊपर जा चुके हैं। रिबन्स एक बार अगर इस ब्लू वाले रिबन के ऊपर चले जाते हैं तो एक बार कंफर्मेशन और मिल जाएगा। जैसे आप लास्ट टाइम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस गया, देन रिट्रेसमेंट हुआ। इस रिट्रेसमेंट का हमेशा वेट करा करें। एंड रिबन्स जो थे उन्होंने भी यहाँ पे फॉलो करा और उसके बाद से प्राइस ने कंटिन्यू यहाँ पे जंप ऑफ करा है। तो ये प्राइस अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो मैं 48,000 तक अभी एक शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकता हूँ। 45 का तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। फिर जब रिबन्स ऊपर जाएंगे तो प्राइसेस थोड़ा ड्रॉप कर सकता है, जहाँ पे कि हमें 42,600 का लेवल रिबन के अकॉर्डिंग आ रहा है और हमारे अकॉर्डिंग 41,000 के आसपास का लेवल यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट भी कर सकता है। तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं इस टाइम पे थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि अभी आप लॉन्ग पोजिशंस की तरफ थोड़ा फोकस कर सकते हैं, लेकिन एक बार ब्रेकआउट होने का जब रिट्रेसमेंट हो जाए तो आपको एक अच्छी डील यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इंडिकेटर के तौर पे हमारे पास जो RSI है वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। रिट्रेसमेंट आपको मिलता है तो आपके पास एक एंट्री पॉइंट देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैकडी की बात करें तो इसका भी ट्रायंगल ब्रेक हो गया है एंड कहीं ना कहीं प्राइसेस अप डायरेक्शन में ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुके हैं। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं CME फ्यूचर चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे भी 45,000 का ब्रेकआउट आने वाला है, तो आप मेन बिटकॉइन के चार्ट को फोकस कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसी आप बात कर रहे थे बिटकॉइन की डोमिनेंस, तो ये थोड़ी सी नीचे की तरफ ड्रॉप डेफिनेटली हुई है। तो यहाँ पे अल्ट्स को एक एडिशन एडवांटेज देखने को मिल रहा है, वापस से इसके अंदर आती है दैन वापस से बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा और बिटकॉइन मार्केट में जितना पैसा है उसको डोमिनेट करने लगेगा। लेकिन किसी भी केस में अगर इस लेवल को वापस से मार्केट रिट्रेस नहीं करता है, यहाँ पे आके रिजेक्शन फेस होता है इस वाले रेजिस्टेंस से, तो बिटकॉइन यहाँ पे डोमिनेंस लूज करेगा। हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाए, लेकिन जो मार्केट के अंदर डोमिनेंस होगी वो बिटकॉइन के हाथ से निकल के अल्टकॉइन के अंदर यहाँ पे जाने लगेगी। और अगर वहीं पे हम लोग अल्टकॉइन की बात करें तो यहाँ पर अल्टकॉइन की परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है, पर थोड़ा सा अगर ये करेक्शन लेता है तो हमें वापस से मार्केट में थोड़ा डिप डाउन देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर पंप होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टकॉइन अपनी डोमिनेंस को लूज करेंगे, और बिटकॉइन की डोमिनेंस लूज करती है तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे परफॉर्मेंस देगी, जिसमें हमारे नियरेस्ट टारगेट 16.7 और 17.2 के आसपास यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम का ब्रेकआउट अच्छे से चल रहा है एंड कल की वीडियो में हमने बात की थी 3,450 के लेवल पे, तो इस लेवल तक मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर लेगा। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं। मिड लेवल की बात करें तो 3,200 और 3,450 के आसपास के 2 लेवल्स करेंटली मिल रहे हैं। और अगर आप इस पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ से इसका हाईएस्ट टारगेट है $4,800 तक। तो आपके पास अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है लाइक $3,000 के आसपास और एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट करता है तो हम यहाँ से भी लॉन्ग की पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। RSI मैकडी इसमें सुपर है, तो इसमें हमें अभी फिलहाल में तो देखने की जरूरत नहीं है। लाइटकॉइन की बात करें तो लाइटकॉइन का भी ब्रेकआउट हो गया है, थोड़ा बहुत ही रिट्रेसमेंट है, तो आपने अगर ट्रेड एंट्री ले लिए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लिए तो आपके पास एक लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है इस यहाँ पर लगभग 3,300 टू 3,400, और इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देता है देन आपके पास टारगेट आप मैक्सिमम लेके चल सकते हैं 4,144 के आसपास में। सॉरी, इथेरियम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आप इथेरियम को चेक कर सकते हैं। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे आ सकता है, वही वाला जो अभी हमने बात यहाँ पे करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटकॉइन की। मैंने गलती से वहाँ पे लाइटकॉइन देख लिया था। तो लाइटकॉइन की अगर बात करें तो यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है। अगर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड रहेगा, हमें एक ठीक ठाक से डीप एंट्रीज मिल जाएंगी, जो मैंने आपको कल भी बताई थी 118 से लेकर 113 के बीच में। लेकिन करेंटली जो छोटा सा रेजिस्टेंस है वो है $132 का। ये ब्रेक होता है तो आपके पास सेकंड टारगेट हो जाएगा 142। इसके बाद फिर हम री एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे एंट्रीज हमारे पास बन सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक। तो इसमें तो क्लियर अभी टारगेट $19.3 के आसपास का है और एक मिड टारगेट है 17.4, जिसके लिए आप ऑप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात
कर लेते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सा देखने को मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं अब यहाँ पर भी हमें एक डबल बॉटम सा पैटर्न बनता हुआ मिल रहा है। इट मीन्स कि अगर कल के दिन आपको $424 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर अगर प्रॉपर रिट्रेसमेंट होता है तो मार्केट एटलीस्ट फिर $500 जो कि इसका पिछला हाई है इसको टेस्ट करने की कोशिश यहाँ पे करेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं इस पूरे हाइट के बारे में तो अराउंड कितना, हाँ $500 तक आप टारगेट लेके इसका फिर चल सकते हैं। पर वेट करें, ब्रेक होने का रिट्रेसमेंट आएगा तभी हमें एंट्री लेना है, क्योंकि कई बार हो सकता है प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ड्रॉप हो जाए या कई बार हो सकता है कि इस तरीके से फेक आउट करके जाए। तो अगर आपको एक कंफर्मेशन चाहिए तो उसको प्रॉपर्ली एक सपोर्ट बनने दीजिए, दैन आपको एक अच्छा कंफर्मेशन वहाँ पे मिलेगा और उसके बाद आप एक प्रॉपर एंट्री यहाँ पे ले पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं XRP के बारे में। XRP में कल मैंने एक लाइन लगाई थी जिसके ऊपर हमने बात करी थी कि इसके ऊपर मार्केट टिकता है तो वेल एंड गुड, इसके नीचे आएगा तो थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। करंटली मार्केट थोड़ा स्टेबल है लेकिन अभी भी इतना प्रॉपर्ली स्टेबल नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस 0.85 का अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इसका ब्रेक होता है देन हम टारगेट को 0.96 पे सेट करेंगे। नहीं तो प्राइसेस के अंदर अगर कुछ भी करेक्शन होता है तो 0.81 और 0.79 के दो लेवल्स हमारे पास एज ए सपोर्ट काम यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नियो के बारे में। नियो में भी अभी थोड़ी सी यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली है 4 आवर के अंदर। डेली लेवल पे डेफिनेटली आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा अगर आप चेकआउट करते हैं, बट अभी भी यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं हुआ है जो कि 25.6 या $26 का हमें इस पॉइंट पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और अगर आप चाहें तो यहाँ से स्ट्रेंड लाइन को फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और कह सकते हैं कि आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाती है जिसके ब्रेकआउट के बाद हम लोग एक ट्रेड मिल जाएगा। और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी है जो कि इन्वर्टेड टाइप का है। इट मीन्स की प्राइस अगर ब्रेक करके प्रॉपर्ली रिट्रेस करती है तो आपको कम से कम टारगेट $32 और मैक्सिमम टारगेट में आप $52 तक इसको यहाँ पे लेके चल सकते हैं। और बिटकॉइन पंप होता है तो ऑब्वियसली आपको अल्ट्स में भी एक अच्छा मोमेंटम डॉलर स्पेयर के अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉट के बारे में। डॉट फाइनली हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया तो एक एंट्री पॉइंट अभी हमारे लिए 19.9 से $20 के बीच होगा। स्टॉप लॉस हम $18 के आसपास रख के चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो $22 एंड $28 दो टारगेट्स आपको यहाँ पे सिमिलरली देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं 4 आवर के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से हमें कह सकते हैं रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट अगर इस पॉइंट पे आता है तो आपको एक अच्छी डील मिलेगी जहाँ से कि आप फिर एंट्रीज को अपनी क्रिएट यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन कैश। थोड़ा सा पे करेक्शन हो चुका है एंड जिस बॉक्स की हमने कल बात करी 346 360 उसके अंदर ऑलरेडी मार्केट 4 आवर के अंदर तो एटलीस्ट यहाँ पे चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाए या फिर हमें कुछ ऐसे ही एंट्रीज मिल जाए लाइक डॉजी या किसी कैंडल से जिससे कि हम एक प्रॉपर एंट्री बना सकें। अगर इस तरीके की कोई भी कैंडल मिलती है तो आपको और बेटर एंट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी जिससे कि फिर मार्केट की जो हाई रेंजेस है $500 $460 तक यहाँ पे मार्केट पे टेस्ट आउट कर सकता है। नेक्स्ट हमें बात कर लेते हैं सोल कॉइन के बारे में। इसका ब्रेकआउट स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसके कह सकते हैं इस पॉइंट पे जो कि आपको देखने को मिलता है अराउंड $106-105 के आसपास और ये क्लियर होता है तो मार्केट $122 को टेस्ट यहाँ पे कर लेगा। तो अभी तो एंट्री नहीं मिलेगी, इसके ब्रेक के बाद हम एंट्रीज ढूंढेंगे सोल के अंदर तो ज़्यादा अच्छा बेटर एक ऑप्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं आडा का। आडा ने अभी तक हमारा रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं किया बट आई थिंक इतना बड़ा पंप आया था तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो करंट सपोर्ट लेवल अभी हमारे पास 1.03 के आसपास है जहाँ पे अगर प्राइसेस आते हैं तो हम एक एंट्री बनाएंगे वापस से चेक करने के बाद अगले दिन कि वहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है और 1.24 तक हमारे टारगेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो अब इसमें बिग टारगेट्स नहीं ले रहे हैं, शॉर्ट टारगेट्स ले रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे भी आपको एक हेड एंड शोल्डर मिले और अगर ये शोल्डर मिलता है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.97 से $1 के बीच में यहाँ पे फिर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रह के मार्केट में आप काम कर सकते हो। अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट करता है तो बाकी सारे कॉइन्स भी उसके साथ यहाँ पे ब्रेक करेंगे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। और ऐसे जिस टाइम पे आपका भी पोर्टफोलियो नेगेटिव हुआ है कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे अब आपको उम्मीद देखने को मिल सकती है। बाकी वेट करते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस देता है। बिटकॉइन अगर वापस अपनी बुल रैली स्टार्ट कर देता है तो 69 आई थिंक 62 का जो भी हमारा टारगेट था वो यहाँ पे अचीव भी हो सकता है जिसका वेट हम लोग करते हैं कि $45,000 45,500 या 45,600 आप पकड़ेंगे। ये यहाँ पे कब तक ब्रेक होता है और वहाँ पे एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग सीधे अपने इंपॉर्टेंट चीज़ पे। लेकिन उससे पहले एक और बता दूं कि बिटकॉइन की अगर आप मंथली डेटा देखते हैं कि कितना ज़्यादा पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है तो आप देख पाएंगे कि अप्रैल का मंथ अच्छा होता है बिटकॉइन के लिए खासतौर पे। मार्च तो चलो नेगेटिव था तो हमने देख ही लिया था लेकिन इस बार मार्च कह सकते हैं कि 4% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो अप्रैल में ज़्यादातर चांसेस पॉजिटिव रहने के हैं मार्केट के और अगर मार्केट 45,000 ब्रेक करता है तो 62-69,000 तक ईजिली फिर टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसी के साथ अगर बात करें तो आज बहुत सारी अपडेट्स तो नहीं है लेकिन अगर न्यूज़ में बात करें तो एक इंपॉर्टेंट थी कि गूगल ने बेसिकली यहाँ पे फाइल करा है ट्रेडमार्क नॉन फंजिबल प्लैनेट के लिए। अब इसमें ज़्यादा डिटेल्स इतनी दी नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि जो इंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं जहाँ पे कि ये नॉन डाउनलोडेबल वीडियोज़ लाइक जैसे यूट्यूब की है थोड़ी सी उसी तरीके की होंगी या फिर वीडियो यहाँ पे प्लेलिस्ट
बनाएंगे जो कि इंटरनेट पे होगी, कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे टेक्निकल साइड की तरफ से। अब देखते हैं कि नॉन फंजिबल प्लैनेट में क्या क्या चीज़ें और लेके आते हैं, बट हो सकता है इनका खुद का क्रिप्टो टोकन भी इसके अंदर आए और डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिले। लेकिन अगर आज की बात करें हम लोग इंडिया के बारे में, इंडिया में तो आपको पता है 30% टैक्स 1% TDS वाला रूल आज भी लागू है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी तक तो पास हो गया होगा बिल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हो या मैं ट्विटर के ऊपर अपडेट कर दूंगा अगर आप नहीं हो। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारी वीडियो शेयर करी है, बट टेलीग्राम अनफॉर्चुनेटली ब्राउजर में ओपन नहीं हो रहा है। मैं बहुत सारा ट्राई कर रहा था, तो वीडियोज़ मैं आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ जहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। Government is giving a mixed signal. There doesn't seem to be a clarity. And this was raised by quite a lot of members. Supriya Sule ji raised it. Hamare Ritesh Pandey ji raised it. Pinaki ji raised it. So questions are happening, and from the way the concerns being expressed by several members, there is definitely a commonplace knowledge that a lot of exchanges are happening. People are putting money. People are taking money. People are creating assets, and the assets are being sold and bought. So obviously government made its position clear, saying we shall tax the money being generated out of it, and that is why we have come out with the proposal to tax at 30%. And also the TDS has been brought in. Like always, TDS is more for tracking. It's not an additional tax, it's not a new tax, it is a tax which is going to help people to track it, but at the same time for the payer, for the person who's paid the 1% TDS, he can always reconcile it with the total tax that he has to pay to the government. Minus it if he's paid more, or add it if he has to pay additionally. So तो बेसिकली इस क्लिप के हिसाब से बात करें तो वही 30% टैक्स की बात है, 1% TDS की बात है, और कहा जा रहा है कि 1% का TDS यहाँ पे इसलिए लगाया जा रहा है ताकि ट्रैकिंग कर सकें और उसको बाद में आप क्लेम कर सकते हैं आपके उसके अंदर। लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि कल जब मैंने आपको एक कॉपी भेजी थी, मे बी शायद यहाँ पे हो, यहाँ पे शायद मैंने नहीं डाली थी, बट आई थिंक मैंने वो जो कॉपी थी आप कह सकते हैं कि उसको मैंने डाला था टेलीग्राम के ऊपर, आप चेक कर लेना जाके। तो वहाँ पे क्लियरली बता दिया गया था कि उसमें अमेंडमेंट्स कुछ होने वाले, लेकिन अमेंडमेंट में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जो हम पॉजिटिवली सोचें, उल्टा नेगेटिवली हार्म कराए। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताया गया है कि यहाँ पर आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो टैक्सेबल है और जो भी आप लॉस करते हो उसको कहीं पर आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। एंड वही चीज़ें आज हमें यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन इसके अपोजिट हमें कुछ बेटर चीज़ें भी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वीडियो है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली प्ले करता हूँ, आपको पे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे फिर जो वीडियो है ये यहाँ पे प्ले आउट होती हुई मिल जाए। तो आप ये वाली वीडियो सुनिए और देखिए कि किस तरीके से जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनकी क्या राय है और डेफिनेटली वो क्रिप्टो के बारे में क्या सोच रहे हैं। के माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को यह जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको 3 जगह पे जब आप टीडीएस लगाएंगे तो ये सीधे सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी आई है 1% टीडीएस की, आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में आप खुद इसको बदलने का काम करेंगे और जो 3 जगह आप ले रहे हैं उसको आप खत्म करेंगे। आप इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जो ये स्पेस है सर, मैं खत्म कर रहा हूं, आप चाहे वेब 1.0 को लीजिए, गूगल जैसा बड़ा कंपनी सिलिकॉन वैली से आया, वेब 2.0 में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो है वो सिलिकॉन वैली में आई, वेब 3.0 में हमारे देश में जहां इतने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, आज आप ये रेगुलेशन लगा करके हर एक इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आप गला घोटने का काम करें। मैं सर खत्म कर तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप देख सकते हो, वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 की बात करेगी, मेटामास्क की बात करेगी, किस तरीके से हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ ऐसे भी नेता हैं जो कहीं ना कहीं टैक्स लेने में लगे, तो एक नेता ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं एटलीस्ट इस चीज़ को पॉजिटिव वे में यहाँ पे समझता है। और इसी के तौर पर बात करें तो एक और यहाँ पे वीडियो है जो कि मैं आपको प्ले करता हूँ। ये सारी वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। Vigorous cross-examiners of people who we examined. Today, to ban cryptocurrency is the equivalent of banning the internet. ये बहुत सही पॉइंट था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आज अगर हम इंटरनेट मतलब क्रिप्टो करेंसी को बैन करते हैं तो हम इंटरनेट को बैन करेंगे, इस तरीके की बातें हैं जो कि यहाँ पर आप देखते हैं। तो आई थिंक उड़ीसा से ये हैं मिश्रा जी जो कि बीजेडी के हैं। तो it is an idea whose time has come. So I'm vastly surprised that somebody as sharp as Nishikant Dubey and Supriya Sule ji are advocating a ban in this country. What this government has in fact done by this, the notion of a sin activity, it's as though cryptocurrency dealing is something sinful. What the government has done with that is created so much confusion, and unfortunately the RBI governor, who's one of the brightest and best bureaucrats of this country, has seen, he has gone on record to say this is just hot air. So therefore, there is complete confusion. There is hot air on behalf of the RBI governor, who's in charge of issuing digital currency, so which will be equally, I think, hot air, and the government which wants to therefore tax the hot air.
and the government has gone on to a 30% slab on the basis that it must be at a higher this thing than equity gains because it is some kind of sin. The 1% TDS again, lakhs of transactions taking place on a daily basis. Industry was saying, yes, you want to trace, you want to track, have it at 0.01%. Instead, the government goes on to 1%, which is 1,000 times more. So therefore, these are again, it's symptomatic of complete confusion in the minds of the government, unfortunately. तो देख सकते हो कि किस तरीके से थोड़ा पॉजिटिव है। एक और नेगेटिव क्लिप मेरे पास है, थोड़ी सी अगर आप यहाँ सुनना चाहें। ने उस रिपोर्ट में जो है इस चीज का मेंशन किया कि देश का आने वाला, दुनिया का जो आने वाला खतरा है वो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी। रशिया के बमबारी से कुछ नहीं हो रहा, वर्ल्ड वॉर 3 से कुछ नहीं हो रहा, अमेरिका से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। 2013 से लेकर 2014 तक 1.5 साल जो है यूपीए की सरकार रही सर, इसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जो सिचुएशन है वो बिल की बात करते हैं। अब बिल कब आएगा, नहीं आएगा, लीगल है, इलीगल है, इसका दूसरा सवाल है सर। लेकिन जो सिचुएशन पैदा हुआ पूरी दुनिया में जो सिचुएशन पैदा हुआ कि आज जो है यदि आपको करप्शन करना, किसी को यदि पैसा देना है घूस का, तो वो क्रिप्टो में जा रहा है। किसी को ड्रग्स खरीदना है वो क्रिप्टो में जा रहा है, और पूरी दुनिया इससे परेशान है। और पूरी दुनिया इसीलिए परेशान है कि जो करेंसी है हमारी, उस करेंसी में हमको पता है कि कितना करेंसी छपा, इस देश में कितनी करेंसी है, उस करेंसी का कितना उपयोग होगा, कितना उसका इंपोर्ट बिल है, कितना उसका एक्सपोर्ट बिल है, और इसको सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में रेगुलेट करते हैं। लेकिन ये जो क्रिप्टो है, इस क्रिप्टो का कौन मालिक है, ये आज तक यही पता नहीं चला। अलग अलग एक्सचेंज बन गए हैं, अलग अलग चीजें बन गई हैं, और भारत सरकार और पूरी की पूरी जो चाहे आरबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सभी इसके लिए चिंतित है कि ये इस तरह के पैसे जो है कैसे आ गए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे पहला भारत सरकार को यह था कि आज के लोगों को, आज के जो बच्चे हैं सर, हमारे पॉकेट में यदि कैश 10-20 हजार नहीं हो तो मैं तो अपने गाड़ी में नहीं बैठता सर, मैं तो पैदल टहलने भी नहीं जाता। लेकिन मेरे बेटे के पास यदि 5,000 भी रुपया होगा, आज का जो जमाना बदला है, उसको लगता है कि एक बोझ हो गया। लोग जो है कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग जो है डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार ने इस बजट में जो सबसे बढ़िया काम किया कि वो आरबीआई को जो है डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ाया। क्रिप्टो का जहां तक सवाल है सर, कि क्रिप्टो में जो लूप होल्स था, वो 30% जो उन्होंने टैक्स लगाने की बात की है, उसमें चाहे घाटा हो चाहे नफा हो, या 1% टीडीएस लगाने की जो बात की है, एक बहुत बड़ा कदम है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया। और आज के ही अखबार में यदि आप स्पीकर महोदय देखेंगे, सभापति महोदय देखेंगे, तो आज ही के अखबार में फ्रंट पेज पर इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि पूरी की पूरी जो तो देख सकते हैं अलग अलग क्लिप, सबके अलग अलग चीज़ें, और यहाँ तो कुछ और ही कार्य काम चल रहे हैं जहाँ पे कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। तो ये सारी क्लिप्स अगर आप देखना चाहो तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, और बाकी के अपडेट्स तो मैंने आपको दे ही दिए कि इंडिया के अंदर भी क्या सिनेरियो चल रहा है। तो अभी तो आप ये चीज़ अब मान ही सकते हो कि 1 तारीख से आपको 30% टैक्स, और 1 जुलाई 2022 से यहाँ पर आपको 1% टीडीएस देखने को मिल जाएगा, जो कि हम सबको करना होगा। अब इस पर बहुत सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसके लिए किसी सेपरेट वीडियो में या फिर किसी लाइव सेशन में बात करते हैं और देखते हैं कि पूरी कम्युनिटी यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है। बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्श रेगुलेशंस हैं, चाहे स्मॉल ट्रेडर हो, बिग ट्रेडर हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, बिजनेस हो। अभी तो आईपीएल के अंदर अगर बात करें तो मैंने एक डाला था जहाँ पे आईपीएल के अंदर, आई थिंक ये पता नहीं लोड लेने देगा कि नहीं, बट अगर आप थोड़ा सा मतलब इंस्टाग्राम भी मेरा चेक कर रहे होंगे तो आपको पता होगा आईपीएल के अंदर मतलब प्रमोशन करने के लिए मना कर दिया है। तो क्या कर सकते हैं, आईपीएल एक बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, जहाँ पे आप खुद देख पाएंगे कि अब इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि वहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं होगा। और ये प्रमोशन और सारी चीज़ें इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्सेशन और बहुत सारा तामझाम पे फैला है, और अभी तो आधे से ज़्यादा पर्सन इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ है कि हम टैक्स कैसे भरेंगे, क्या नहीं भरेंगे। तो आप सभी के सिंपली एक चीज़ कहूँगा, इस साल का जो भी आपका टैक्स बनता है या जो भी आपने करा है वो 31 मार्च तक आप कंप्यूट कर लो, और उसको आप अपने पुराने स्लैब या पुराने जिस भी तरीके से आप भर रहे थे वो भर सकते हो। 1 अप्रैल 2022 से जो भी आपका नया बनेगा, अपनी एक एक्सेल शीट बनाओ, जो भी ट्रेडिंग जो कुछ भी आप करते हो सारे डेटा का रिकॉर्ड रखो, और उसके बेहाफ पे फिर जब अगले साल हम लोग अगला फाइनेंशियल ईयर जब मतलब ये वाला फाइनेंशियल जो आने वाला है ख़त्म होगा, उस टाइम पे फिर जो भरेंगे फिर वो 30% या जो भी कुछ चेंजेस होते हैं। क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि पॉलिसी बहुत दिन तक टिकने वाली, सरकार ने बना तो दी है हड़बड़ी के अंदर, बट आई थिंक जिस तरीके से आई थिंक इनका नाम तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बीएसपी के जो हैं रितेश जी, इन्होंने जैसा बताया, तो मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ये बहुत जल्दी कॉलेप्स हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉलिसीज यहाँ पे बन के आ सकती हैं। तो देखते हैं, उसका वेट करते हैं, और अगर नहीं आए तो फिर 30% की मार तो है ही है, और वो इनोवेशन फिर ख़त्म यहाँ पे जो हो रहा है वो उसका तो यहाँ पे फिर कुछ कर भी नहीं सकते। अब बाकी के लिए मैं कुछ सेपरेट वीडियोस प्लान करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कि आपको जो भी यहाँ पे डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए, और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर जब भी लाइव सेशन करते हैं तो उस टाइम पे कवर में यहाँ पे कर लूँगा। सो आप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आएगी दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी की सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।